नमस्कार। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में अफगानिस्तान क्राइसिस के बैकग्राउंड को समझा था कि किस प्रकार से अफगानिस्तान एक बफर जोन बन जाता है रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में, ब्रिटिश इंडिया एम्पायर के बीच में। और ब्रिटिश इंडिया का अफगानिस्तान पर कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, बस वो अपने पावर को वहां पर शो ऑफ करना चाहता है रशियन एम्पायर को। इसलिए अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी मेंटेन रही और किसी भी तरह का औपनिवेशिक प्रभाव अफगानिस्तान पर नहीं पड़ा। 1893 में एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाया गया जो अफगानिस्तान को ब्रिटिश इंडिया से अलग करता था, जिसे डूरंड लाइन कहा गया। 1907 में ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें रशियन एम्पायर ने ब्रिटिश एम्पायर से ये कहा कि आज के बाद हम अफगानिस्तान में ब्रिटिश एम्पायर के रहते हुए किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इस तरह से डूरंड लाइन बनाकर ब्रिटिश एम्पायर ने अफगानिस्तान के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से अपने आप को अलग कर लिया। इसी समय लगभग 1918 में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन रशिया में अपने पैर पसार रहा था और लेनिन का राज आता है, जिसका प्रभाव अफगानिस्तान पर भी पड़ता है। इसके बाद सिर्फ एक साल बाद 1919 में थर्ड एंग्लो अफगान वॉर भी हो जाता है, जिसे अफगानिस्तान में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान ब्रिटेन से पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहते थे और अभी तक अफगानिस्तान को किसी भी तरह का स्टेटस नहीं दिया था। ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में ही अफगानिस्तान माना जाता था। इस वजह से ब्रिटिश एम्पायर का अफगानिस्तान के फॉरेन रिलेशन से लेकर मिलिट्री सब्जेक्ट तक को कंट्रोल करता था। अफगानिस्तान में इस वक्त के राजा अमीर अमानुल्लाह खान थे, जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ अफगानिस्तान को स्वतंत्रता दिलाने की जंग जीती। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रिटिश जानबूझकर थर्ड एंग्लो अफगान वॉर किए और हार गए, क्योंकि उसके पीछे उनकी मंशा थी कि स्ट्रेटेजिकली डूरंड लाइन एक इंटरनेशनल लाइन बन जाए और ब्रिटिश एम्पायर को अफगानिस्तान के जियोपॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग किया जा सके और ब्रिटिश एम्पायर को इसके प्रभाव से बचाया जा सके। एक्चुअली डूरंड लाइन आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक्चुअली बॉर्डर है। खैर, अमानुल्लाह खान जो थे वो बहुत ही लिबरल और प्रोग्रेसिव आदमी थे। 1926 में उन्होंने अफगानिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि संवैधानिक राजतंत्र बना दिया ये और अपने आप को राजा कहलाने लगे। अफगानिस्तान को नया नाम मिला किंगडम ऑफ अफगानिस्तान। इमैनुअल खान को इसलिए लिबरल और प्रोग्रेसिव राजा के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अब तक के मध्यकालीन इतिहास का जो एक किंग बनने का ट्रेडिशन था वो तोड़ा था। उन्होंने सिर्फ एक शादी की थी जिससे ये प्रेम करते थे। हालांकि उस समय चलन तो ये था कि राजा एक से ज्यादा रानियां रखते थे, बड़े बड़े हरम हुआ करते थे। ऐसे समय में किसी राजा का सिर्फ एक शादी करना और अपनी पत्नी को बेहद बेइंतहा इज्जत देना बहुत बड़ी बात होती थी। वो उसे निभाना भी जानते थे। उनकी पत्नी को 1926 में रानी का दर्जा भी दिया, जिनका नाम था रानी सोराया तरजी। और इन्होंने महिलाओं के लिए, रानी सोराया तरजी ने महिलाओं के लिए अफगानिस्तान में एक नई तरीके की क्रांति की शुरुआत की, जो कि महिलाओं के अधिकार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने से था। यही नहीं, ये दोनों राजा रानी मिलकर पॉलीगामी के खिलाफ जागरूकता की शुरुआत भी करते हैं। लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाए, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन की डिमांड की, औरतों को अधिकार दिलवाए, औरतों के तलाक लेने तक का अधिकार दिलवाया, सेक्युलर
जुडिशरी, सेक्युलर एजुकेशन सिस्टम को भी डेवलप किया। इस्लामिक स्ट्रिक्ट कोड जो होते थे पहनने ओढ़ावे के, उसको लिबरल कर दिया। अफगानिस्तान महिलाओं के लिए उसको भी जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे इस्लामिक, वो एबॉलिश किया, हटाया। यहाँ तक कि हिजाब पहनने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया। इनका मानना था कि इस्लाम में कहीं भी औरतों के हिजाब पहनने और पूरी तरह से ढक देने की बात नहीं कही गई है। उनके आज़ादी के छीनने की बात नहीं कही गई है जो उन्हें नैसर्गिक यानी नेचुरली मिलती है। पर जैसा कि होता आया है, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक क्रांति इस्लामिक कट्टरपंथियों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो इस मौके की तलाश में थे कि किसी तरह से राजा एमैनुअल खान को अफगानिस्तान से हटाया जाए। इसी कड़ी में 1923 में अलीजाई कट्टरपंथी रिबेलियन हुआ, विद्रोह हुआ। 1924 में खोस्ट कट्टरपंथी विद्रोह हुआ। फिर से कई विद्रोह हुए, बट इन सभी विद्रोहों को राजा एमैनुअल खान ने सफलतापूर्वक दबा दिया। लेकिन अब ऐसे विद्रोहों की संख्या अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों में लगातार बढ़ती जा रही थी और गंभीर रूप लेती जा रही थी। राजा एमैनुअल खान को यह सारी बात समझ में आ गई थी और वो अपने पत्नी के साथ अफगानिस्तान छोड़कर भारत आ जाते हैं और मुंबई में बस जाते हैं। 1929 में अफगानिस्तान छोड़कर भारत आने से उस समय भारत ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा हुआ करता था। ये मुंबई आए और यहां बस गए और इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम इन्होंने प्यार से इंडिया रखा। और इस समय इनकी बेटी 92 इयर्स की हो चुकी हैं और इस समय इटली, रोम में रहती हैं। उधर अफगानिस्तान में कट्टरपंथियों का वर्चस्व हो गया और उन्होंने नादिर शाह को अपना राजा बनाया। 1933 में उनके बेटे मोहम्मद जाहिर शाह को राजा बनाया गया, जो नादिर शाह के बेटे थे और अगले 40 साल तक राजा बने रहे। इन 40 साल में अफगानिस्तान देखते ही देखते पूरी तरह से बदल गया। मॉडर्नाइजेशन ने अफगानिस्तान में कदम रखा, उदारवाद का विकास हुआ, अफगानिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी विकसित हुआ। अफगानिस्तान में लग रहा था कि प्रगति के रास्ते अब खुल चुके हैं, अफगानिस्तान आगे बढ़ रहा है। लेकिन 1947 में भारत और पाकिस्तान जब आजाद हुए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड सीमा को ही वास्तविक सीमा मान लिया गया। हालांकि अफगानिस्तान इससे बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि पाकिस्तान में जितना भी क्षेत्र दिया गया है, डूरंड लाइन से काट दिया गया है, उसमें से ऑलमोस्ट ज्यादातर क्षेत्र अफगानिस्तान के हैं। और आज भी पाकिस्तान में 38% पश्तून एथनिसिटी के लोग रखते हैं जो अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं, और इसी एथनिसिटी का आज एक बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था। इस स्थिति को देखते हुए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। खास तौर पर मोहम्मद दाऊद, जो राजा जाहिर शाह के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, को इसमें काफी इन्वॉल्वमेंट इनकी देखी गई। इस चीज को देखते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अपनी सारी सीमाएं सील कर दी और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हो रहे व्यापार भी इसी तरह से बंद हो गए। इस स्थिति का पूरा आरोप प्रधानमंत्री दाऊद के ऊपर लगा और उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया। 1964 में फिर से अफगानिस्तान का संविधान बना और इसमें लोकतंत्र की शुरुआत की गई और कहा गया कि अब अफगानिस्तान के लोग अपने प्रधानमंत्री को अपने वोटों से चुन सकते हैं। लेकिन कोई भी
रॉयल फैमिली इस सरकार का, इस चुने गए सरकारों में किसी भी तरह का कोई ऑफिस होल्ड नहीं करेगा। इस आधार पर 1965 में इलेक्शन भी हुए, लेकिन रॉयल फैमिली को रोकने का एक उद्देश्य था, और वो उद्देश्य ये था कि प्रधानमंत्री दाऊद अपने रॉयल फैमिली के संबंध को लेकर फिर से प्रधानमंत्री न बन जाए। खास बात इस संविधान की यह थी कि इसमें औरतों को भी वोटिंग राइट्स दिए गए थे, बल्कि ये एज ए कैंडिडेट खड़ी भी हो सकती थी। हालांकि अफगानिस्तान में दो तरह की आइडियोलॉजी इस समय डेवलप हो रही थी। एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी जो कि रशिया से काफी प्रभावित थी, और दूसरा इस्लामिस्ट स्टेट की आइडियोलॉजी थी। एक बड़े नाटकीय बदलाव घटनाक्रम में जो कि सामने आया जब 1973 में जाहिर शाह साहब फॉरेन ट्रिप पर निकले हुए थे, और प्रधानमंत्री जो हटा दिए गए थे दाऊद साहब अफगानिस्तान की सेना का सपोर्ट और रशिया और कम्युनिस्ट के लोगों का सपोर्ट लेकर राजा जाहिर शाह का शासन पलट देते हैं, कू कर देते हैं, तख्ता पलट कर देते हैं। हम अगले सीरीज में जाहिर शाह और रशिया के इन्वॉल्वमेंट के साथ अब अमेरिकी इंटरेस्ट को भी इसी डीप कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।